क्या कभी आपने सुना है कि एक डाकू अपने जुर्म की वजह से हीरो बन जाए, मीडिया उसके इंटरव्यूज करे, गुलकार गाने बनाए और वह दौलत कमाता जाए? आज की कहानी ऐसे ही शख्स के बारे में है। इसका नाम बिग्स था और वो इंग्लैंड में रहता था। वो कई बार चोरी और गाड़ियां चुराने जैसे जुर्म की वजह से जेल जा चुका था। मगर एक दिन जब वो जेल से रहा हुआ तो उसने फैसला कर लिया कि अब बस अब बहुत हो गया, अब साफ सुथरी जिंदगी गुजारेंगे। बिग्स अपनी बीवी और 3 बेटों के लिए एक घर खरीदना चाहता था, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी करना आसान नहीं था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और माली हालत इंतहाई ख़राब थी और ऐसे मामला भी नहीं थे कि इंतहाई हालात से वो बाहर निकल सकता। अपनी किस्मत बदलने के लिए उसने अपने एक पुराने दोस्त ब्रूस को फ़ोन किया। ब्रूस से उसकी मुलाकात जेल में हुई थी। फ़ोन कॉल के दौरान बिग्स ने बड़े मुअद्दबाना अंदाज से ब्रूस से उधार मांगने की कोशिश की, मगर ब्रूस ने साफ इनकार कर दिया। ब्रूस ने कहा, मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं इस वक्त एक ट्रेन डकैती की मनसूबाबंदी कर रहा हूँ। अगर तुम शामिल होना चाहते हो तो खुशामदीद। बिग्स की जेब खाली और हालात बदतर हो चुके थे। कुछ सोचने या सवाल करने के बजाय उसने फौरन ब्रूस की पेशकश कबूल कर ली और इस डकैती में शामिल होने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हो गया। ये मंसूबा कुछ यूं था कि वो एक रॉयल मेल ट्रेन को लूटेंगे। ये वही ट्रेन है जो डाक वसूल और तकसीम करती थी। इसके अलावा इस ट्रेन की एक बोगी में इंतहाई कीमती सामान होता था, जिसमें भारी मिकदार में नकदी से भरे थैले भी शामिल थे। ब्रूस के पास अंदर का एक आर्मी था जो उसे ट्रेन के शेड्यूल और कीमती सामान की तफसीलात फराहम करता था। ब्रूस को बखूबी इल्म था कि वो रॉयल मेल ट्रेन जिसमें भारी रकम मौजूद है कब और कहाँ रुकेगी। ब्रूस, बिग्स और दीगर 13 साथियों समेत कुल 15 अफराद इस डकैती का हिस्सा थे। मगर हमारी कहानी ब्रूस और बिग्स के गिर्द घूमती है। डकैती की रात सब ने मास्क और दस्ताने पहन लिए। चूँकि इंग्लैंड था जहाँ पर असला रखना बहुत बड़ा जुर्म था, इसलिए उनके पास बंदूकें नहीं थीं। उनके पास सिर्फ लोहे की सलाखें थीं जिनसे वो लोगों को डराने धमकाने का इरादा रखते थे और अपना सेल्फ डिफेंस कर सकें। ये उनका प्लान था। आकर वो दिन आन पहुंचा। उस वक्त रात के 3 बज रहे थे और तमाम अफराद रेल की पटरियों के करीब जाकर घात लगाकर छुप गए। जैसे ही ट्रेन की आवाज़ सुनाई दी, चंद अफराद ने आगे बढ़कर ट्रेन के सिग्नल लाइट पर कब्जा कर लिया। ये ट्रेनों की जो लाइट है ये उसको डील करता था। उन्होंने सब्ज बत्ती बुझाकर बैटरी की मदद से सुर्ख बत्ती रोशन कर दी, यानी ड्राइवर को चकमा दे दिया। जैसे ही ट्रेन ने सुर्ख बत्ती देखी वो आहिस्ता होने लगी और तभी तमाम छुपे हुए लोग बाहर निकल आए और वो तेज़ी से ट्रेन पे चढ़े और इस पर काबज़ हो गए। उनमें से एक शख्स ने कंडक्टर को लोहे की सलाख पे मारी, जिससे वो तकरीबन बेहोश हो गया। बाज़ अफराद नकदी से भरी बोगी में घुस गए और वहाँ मौजूद अमले को ज़मीन पर लेटने पर मजबूर कर दिया। जब ट्रेन मुकम्मल तौर पर रुक गई तो उन्होंने भारी रकम से भरे 150 थैले लैंड रोवर्स में भरने शुरू कर दिए। ये गाड़ियाँ करीब ही खड़ी की गई थीं। ये कोई मामूली चोरी ना थी, क्योंकि उन्होंने 2.25 मिलियन पाउंड्स, जो कि आज के दिन में 3.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर बनते हैं, वो चुरा लिए थे। रकम लूटने के बाद वो गाड़ियाँ लेकर एक फार्म हाउस की तरफ रवाना हुए। ये फार्म हाउस उनमें से कुछ अफराद की मिल्कियत था। वहाँ पहुँचकर उन्होंने रूपोशी इख्तियार की और रकम की तकसीम का मंसूबा बना लिया। अगले चंद दिनों में सभी अपना अपना हिस्सा लेकर गायब हो जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। बिग्स और उसके साथियों ने फार्म हाउस को जला देने के लिए चंद लोगों को मुकर्रर किया था ताकि कोई सबूत ना बचे, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर वो लोग इसे जलाने में नाकाम रहते हैं। पुलिस इतनी बड़ी डकैती की तफ्तीश कर रही थी और वो उस फार्म हाउस पर दावा बोल देती है और उसे वहाँ से मुतअद्दिद अफराद के फिंगरप्रिंट्स मिल जाते हैं। ये इन सब के लिए बहुत बड़ा धचका होने वाला था।
क्योंकि इनकी मदद से पुलिस बिग्स तक पहुंच जाती है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। ब्रूस और दीगर 12 अफराद भी कानून की गिरफ्त में आ जाते हैं। अदालत में बिग्स को 30 साल कैद की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि जेल में बिग्स एक बड़ा फैसला करता है और वो सोचता है कि ये जगह मेरे लिए नहीं है और मुझे यहाँ से हर सूरत निकलना होगा। फिर वो मंसूबा बनाता है और रस्सी की सीढ़ी तैयार करता है, जैसे कि फिल्मों में दिखाया जाता है। एक रात वो इस सीढ़ी की मदद से जेल की बुलंद दीवार फांदकर फरार हो जाता है। अब वो एक मफरूर मुलजिम था, लेकिन आज़ाद तो था बट ख़तरे में। बिग्स सीधा इंग्लैंड से पेरिस पहुंचता है। वहाँ वो प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपनी शनाख्त बदल लेता है, ताकि वो एक ऐसी शख्सियत का रूप धार सके जिसको कोई पहचान न सके। फिर वो ऑस्ट्रेलिया चला जाता है और अपनी बीवी और 3 बेटों को भी पेरिस से ऑस्ट्रेलिया बुला लेता है। ऑस्ट्रेलिया में भी वो मुसलसल जगहों और अपनी शनाख्त को तब्दील करता रहता है, मगर ये सब बेकार जाता है, क्योंकि एक रात बिग्स टीवी देख रहा था तो अचानक स्क्रीन पर एक खबर चलती है, और वो ये थी कि इंग्लैंड के कानून नाफिज करने वाले अदारे इस बात पे कंफर्म हो चुके थे कि बिग्स ऑस्ट्रेलिया में छुपा हुआ है। ये खबर देखकर बिग्स फौरन फैसला करता है कि उसे अब यहाँ नहीं रहना। वो अपनी बीवी और बच्चों को छोड़कर एक बहरी जहाज़ पर सवार होता है और मेलबर्न से सीधा पनामा रवाना हो जाता है। पनामा से वो ब्राज़ील पहुंचता है। वहां वो 1 साल तक खामोशी से ज़िंदगी गुजारता है और एक आम तरखान बनकर काम करता रहता है। दिलचस्प बात ये थी कि उस वक्त ब्राज़ील और बरतानिया का मुजरमों की हवालगी के हवाले से कोई मुआहदा नहीं था, यानी बिग्स वहाँ रहते हुए इंग्लैंड के जुराइम की सज़ा नहीं भुगत सकता था। गोया उस वक्त तक किस्मत भी बिग्स के साथ थी। ब्राज़ील में 5 साल मकरूर रहने के बाद बिग्स वहाँ की रंगीन रातों में खो जाता है, पार्टियाँ करता है, क्लबों में जाता है और अपनी ज़िंदगी का मज़ा लेता है। एक रात वो एक क्लब में एक दिलकश डांसर से मिलता है, जिसके साथ बिग्स की दोस्ती गहरी हो जाती है और फिर वो उससे शादी कर लेता है। इसी दौरान स्कॉटलैंड यार्ड की टीम ब्राज़ील पहुंच जाती है। वो बिग्स की तलाश में शहर की खाद छानते हैं और आखिरकार वो बिग्स को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ब्राज़ीली पुलिस से मिलकर बिग्स को इंग्लैंड भेजने की कोशिश करती है, मगर ब्राज़ीली पुलिस ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि इन दोनों मुल्कों के माबैन मुआहदा नहीं था। ब्राज़ील का बरतानिया के साथ जब मुआहदा ही नहीं था तो वो कैसे उसको भिजवा सकते थे। और इसके अलावा बिग्स की दूसरी बीवी यानी कि वो डांसर वो हामला थी, और ब्राज़ीली कानून के मुताबिक अगर आप ब्राज़ीली बच्चे के वालिद हैं तो आपको मुल्क बदर नहीं किया जा सकता। नतीजा ये निकलता है कि बिग्स फिर से आज़ाद हो जाता है। मगर अब एक नया मसला बिग्स के लिए खड़ा हो जाता है, और वो ये कि अब वो काम नहीं कर सकता था, क्योंकि वो एक मतलूबा मुजरिम था, जबकि उसके पास पैसे ख़त्म हो रहे थे और गुर्बत का साया फिर उसके सर पर मुंडलाने लगा। मगर बिग्स एक बार फिर चालाकी से इन हालात से निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है। वो मीडिया को अपनी स्टोरी सुनानी शुरू कर देता है, मगर उनको वाज़े तौर पे बताता है कि वो अपनी स्टोरी सुनाने के लिए उनसे पैसे लेगा। उसकी मुजरिमाना कहानी इतनी मशहूर हो जाती है कि वो एक लोकल सेलिब्रिटी बन जाता है। लोग उससे मिलने आते हैं, उसके ऑटोग्राफ लेते हैं और उसके साथ बड़े प्राउड के साथ तस्वीर खिंचवाते हैं। वो अखबारों को इंटरव्यू देकर काफ़ी पैसे कमाने लगता है। वो एक सियाहती या आप एक कह लें कि टूरिस्ट स्पॉट की तरह एक पुरकशिश पर्सनैलिटी बन जाता है। वो मुजरिम जिसने ट्रेन लूटी, जेल से फरार हुआ और फिर ब्राज़ील में जश्न मनाया। ये भी कहा जाता है कि बिग्स अपनी तस्वीर वाले मग और टी शर्ट्स भी फ़रोख्त करने लगा था, जैसे वो ख़ुद को एक ब्रांड समझ रहा हो। कमाल तो ये हुआ कि वो एक ब्राज़ीली कॉफ़ी कंपनी के इश्तहार में भी नज़र आया, और इश्तहार में उसने तारीख़ी जुमला कहा। वो जुमला ये था, जब आप मेरी तरह हमेशा भाग रहे हों तो आप वाकई एक अच्छी कॉफ़ी की कदर करते हैं।
वो वाकई कॉफ़ी के एक अच्छे कप की कदर करता था। आप समझ रहे होंगे कि हम मजाक कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये उसके अपने अल्फाज थे। हकीकत तो ये है कि वो इतना मशहूर हो चुका था कि जो भी मशहूर शख्सियत उस वक्त ब्राज़ील जाती, वो बिग्स से मिले बगैर वापस नहीं जाती थी। उससे मशहूर सिंगर्स भी मिलने आते हैं और वो बिग्स के साथ मिलकर एक गाना लिखते हैं, उस पर परफॉर्म करते हैं और उसे रिलीज़ कर दिया जाता है। और हैरत अंगेज़ तौर पर वो गाना कुछ हद तक मकबूल भी हो जाता है। लेकिन फिर कहानी दोबारा सनसनीखेज हो जाती है। एक दिन बिग्स एक रेस्टोरेंट में एक रिपोर्टर से इंटरव्यू के लिए मिलने जाता है और वहाँ पर कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं और वो उसे पकड़कर एक बोरी में डालते हैं और फिर उस बोरी को एक कश्ती में रखकर बारबाडोस ले जाते हैं। इन अगवाकारों को उम्मीद थी कि वो बिग्स को पकड़कर बरतानवी पुलिस के हवाले करेंगे और उनसे इनाम हासिल कर लेंगे, लेकिन बदकिस्मती से वो अपने इस मंसूबे पर अमल नहीं कर पाते, क्योंकि जब उनकी कश्ती बारबाडोस पहुंचती है तो बारबाडोस वाले भी साफ कह देते हैं कि उनका बरतानिया के साथ मुजरिमों की हवालगी का कोई माहिदा नहीं है। नतीजा ये निकलता है कि वो बिग्स को फिर वापस ब्राज़ील भेज देते हैं, जहां वो एक बार फिर आज़ाद शख्स के तौर पर ज़िंदगी गुजारता है। बिग्स मज़ीद 2 दहाइयों तक अपनी ज़िंदगी बतौर एक मफरूर मुजरिम गुजारता है, लेकिन फिर उसकी सेहत ख़राब होने लगती है। अपनी ख़राबी सेहत की वजह से वो फैसला करता है कि बस अब बहुत हो गया। वो हथियार डाल देता है और इंग्लैंड वापस जाने के लिए जहाज़ में सवार हो जाता है ताकि वो इंग्लैंड में अपना इलाज करवा सके। जैसे ही बिग्स का जहाज़ इंग्लैंड में लैंड करता है तो उसे फ़ौरन गिरफ़्तार कर लिया जाता है और बाकी सज़ा पूरी करने के लिए उसे जेल भिजवा दिया जाता है। मगर इस कैद का उसे ये फ़ायदा हुआ कि अब उसे अच्छा इलाज मिल पा रहा था। तकरीबन 8 साल बाद उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है, लेकिन कुछ सालों बाद ही बिग्स इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। इस तमाम कहानी को देखने और सुनने के बाद आप ये कह सकते हैं कि बरतानिया के कानून नाफिज करने वाले अदारे एक मफरूर मुलज़म को पकड़ने में नाकाम रहे। अगर उसकी सेहत ना बिगड़ती तो वो आज भी उनसे दूर ही होता।